हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं आपकी एग्ज़ाम्स की? आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर आप स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का, बीएड का, वो डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ एरर एनालिसिस, असेसमेंट एंड इवेलुएशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसका ये टॉपिक है एरर एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को एरर एनालिसिस, देन हार्ड स्पॉट्स एंड रेमेडियल मेजर्स, ये तीनों के तीनों टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पॉइंट इसका हमने मिस नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए, एरर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमारी इसकी हेडिंग आती है इवैल्यूएशन की। क्लियर? इवैल्यूएशन का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे स्टडी होती है स्कूल में, ठीक है, स्टडी होती है तो असेसमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन होती है कि जो स्टडी का एम था, जो उस कोर्स का एम था, हर बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो उस पर कितना खरा उतरा है। क्लियर? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द मार्क्स कि बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं। सिर्फ मार्क्स का मतलब क्या होता है कि एग्जाम में देखना हमने मार्क्स कितने आए, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होती है ओवरऑल बच्चे में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है इन स्टडीज, इन एक्टिविटीज, इन पर्सनालिटी, इन बिहेवियर। ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स को देखकर ही जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। क्लियर? तो इसमें अगर आप इवैल्यूएशन की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, पूरे अच्छे से आपको वहाँ पर विद नोट्स सारे पॉइंट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं। सो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस जैसे कि इसका वर्ड का मीनिंग बता रहा है, एरर को एनालाइज करना। जब टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स को चेक करते हैं, उनके टेस्ट चेक करते हैं या फिर उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो देखते हैं कि बच्चे कौन सी एरर करते हैं। उनको एनालाइज करना कि किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे आकर बच्चों की एरर्स आती हैं, ठीक है, ताकि वो उनको एरर को दूर कर पाएँ और बच्चे अपना जो फ्लो है काम का वो सही ढंग से कर पाएँ विदाउट एनी एरर। ठीक है, एरर फ्री काम कर पाएँ। सो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं। इट इज़ अ मेथड कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ स्टूडेंट एरर्स। ठीक है, ये एक मेथड है किसके लिए? टू आइडेंटिफाई द कॉज, कारण जानने के लिए कि बच्चे एरर्स क्यों करते हैं। व्हेन दे मेक कंसिस्टेंट मिस्टेक्स, जब एक ही मिस्टेक को वो बार बार दोहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने किसी भी टॉपिक का सपोज फॉर्मूला ही गलत लर्न कर लिया, तो फिर वो एग्जाम्पल्स भी सारी गलत सॉल्व करेगा, तो वहाँ पे उसकी एरर क्या है कि उसको फॉर्मूला लर्निंग में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, उसकी फॉर्मूला का बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो एग्जाम्पल्स क्या सॉल्व करेगा वो। क्लियर? तो इस तरह से क्या होती है एरर एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि एरर बच्चे क्यों करते हैं, या फिर कौन कौन सी टाइप्स की एरर्स होती हैं, या फिर उनका कारण क्या है। ठीक है, फर्स्ट है ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट के बारे में अगर उनको अच्छे से जानकारी नहीं है तो वो एरर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला और मेन पॉइंट यही होता है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी एरर्स होनी 100% श्योर है, क्योंकि आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर, हर टॉपिक को लेकर। ठीक है, देन लैक इन प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट, लैक इन प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो पहले तो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स किसी को नहीं आता। अगर आप सोचें कि मैथमेटिक्स टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ी जा रहे हो, ठीक है, और आपको आ जाएगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। ठीक है, ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट, यूज़ ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया था कि अगर बच्चों को फॉर्मूला ही गलत लर्न है, क्लियर, फॉर्मूला उनको सही नहीं पता, फिर वो कैसे उसको
कंसेप्ट उसका लगाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ही उनको गलत पता है, टीचर ने बाय मिस्टेक कोई फॉर्मूला गलत बता दिया या फिर बोर्ड पे उन्होंने प्लस की बजाय माइनस लिख दिया गलती से, तो वहीं पे क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो रॉन्ग कंसेप्ट उनके माइंड में बिल्ट है। क्लियर, ये पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे कि ये एरर एनालिसिस के कारण क्या हैं, ठीक है, मतलब बच्चे क्यों करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, लैक इन प्रैक्टिस, दीज आर द रीजंस ऑफ एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर्स क्यों जनरेट होती हैं। देन ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशंस, जैसे हम छोटी क्लासेस में बात करें जहाँ पर सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाए जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो बच्चे अक्सर प्लस करने में भी मिस्टेक कर देते हैं, फिंगर्स पे काउंट करते रहते हैं, फिर भी गलत कर देते हैं। तो रॉन्ग कैलकुलेशंस के कारण जब उनकी कैलकुलेशन ही गलत हो गई है तो फिर उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है उसके बाद गलत हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम कह सकते हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस या फिर केयरलेसनेस, ठीक है, नेग्लिजेंस। अब मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि आप इसको बहुत इजीली एक बार देखा और कर लिया, प्रैक्टिस भी चाहिए, कंसंट्रेशन भी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एम आई क्लियर विद दिस। देन लास्ट इज ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से क्या हम बात करते हैं, लाइक आप स्केल यूज़ करते हैं, आपके पास ज्योमेट्री की पूरी वो किट होती है जिसमें स्केल, डी, कॉम्पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो भी आपकी एरर्स जनरेट होंगी। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर मेंशन करके आनी है कि एरर एनालिसिस, एरर्स कौन कौन सी जनरेट होती हैं, किसके कारण एरर्स आती हैं बच्चों में, ठीक है, उनके काम में। नाउ वी विल सी द पर्पज ऑफ एरर एनालिसिस। अब हमने देखी है एरर्स क्यों आती हैं, क्या रीज़न है, अब उसको हम करेंगे एनालाइज। पर्पज क्या है उसका, पर्पज ऑफ एरर एनालिसिस। सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, पैटर्न ऑफ एरर्स। टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स कह सकते हैं जो बच्चे अक्सर अपने काम में करते हैं और बार बार करते हैं, ठीक है। उस पैटर्न को देखना कि बच्चे किस पैटर्न में एरर्स कर रहे हैं, तो वहीं से हम डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे वैल्यू ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। इट मीन्स कि बच्चे को फॉर्मूला गलत लर्न है, ठीक है। पैटर्न को देख के हम उसका जो बेसिक रीज़न है जहाँ से वो एरर्स जनरेट करनी उसने स्टार्ट किया, हम वो गेस कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स उसको एनालाइज करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट मिस्टेक मेक द एरर्स, टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स मेक्स एरर या फिर मेक्स मिस्टेक्स, ठीक है। तो वो रीज़न डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पिछले जो हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से कौन सा पॉइंट है, वो टीचर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। क्लियर। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन और measure to correct the errors। अब देखिए पैटर्न उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है ताकि टीचर्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएँ कि बच्चे एरर क्यों करते हैं। अब पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो वो देखेंगे कि उनका रीज़न क्या है। जो हमने पिछले 6 रीजंस डिस्कस किए थे उनमें से कौन सा रीज़न है। जब उनको रीज़न पता लग गया फिर वो बच्चों को एक्चुअल बताते कि बच्चों आपकी मिस्टेक यहाँ पर है, ठीक है। तो उनको एग्जाम्पल्स करवाते हैं, सॉल्व करने के लिए भी देते हैं। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दे सकते हैं या फिर मेजर टू करेक्ट द एरर्स जनरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। इज दिस क्लियर पर्पज।
अगर आप इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी जैसे देना चाहते हैं तो ये आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। एक साइड में कंसेप्ट लिखा है कि किस रिलेटेड बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, टेबल डॉजिंग के रिलेटेड आ रही है। तो एरर्स जो क्रिएट हुई हैं, जो क्रिएट की हैं बच्चों ने, वो भी आपको शो हो रही है। एंड देन एरर एनालिसिस, टीचर ने क्या किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली वहाँ पर बता सकते हैं। सो एरर एनालिसिस का टॉपिक देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। सो नाउ वी हैव कम ऑन द टॉपिक हार्ड स्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हार्ड स्पॉट्स का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर बच्चों को टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं। हो सकता है टीचर के एक्सप्लेनेशन के कारण डिफ़िकल्ट हो, या वो बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, मेमोरी के कारण वो फार्मूलाज लर्न नहीं कर पाते हैं, या फिर कंसेप्ट उनका इतना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, डीप कंसेप्ट्स हैं कि वो लर्न उसको नहीं कर पाते हैं या फिर उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वेरियस हार्ड स्पॉट्स क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। तो देखिए बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्ड स्पॉट्स है, ठीक है। हम इनकी प्रॉब्लम्स फेस्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स के जो पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें लिख देते हैं। वो नहीं है, ये है हमारा आइडेंटिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स, कि उन स्पॉट्स को ही मैंशन करना स्पेसिफिकली, ठीक है, जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सो नंबर 1 इज रिलेटिंग मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। रिलेटिंग, मैं मैथमेटिक्स के एम M लिख रही हूँ यहाँ पे, क्लियर। रिलेटिंग मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ, बिल्कुल सिंपल सी और डेली रूटीन की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपके मदर्स सब्जी लेती हैं, तो मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन होता है कि नहीं होता। 1 किलो अगर इतने की है, ठीक है, तो 250 ग्राम कितने की होगी, कर दिया ना सीधा, डिवाइड बाय 4, डिवीजन का ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, ठीक है। अगर 4 किलो चीज़ लेनी है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। तो ये चीज़ें क्या हैं, एवरीडे लाइफ में उनको रिलेट करना, क्लियर। क्लॉक की एग्जांपल दे सकते हैं आपकी, अगर 1 घंटे में, ठीक है, मिनट की जो सुई है, ठीक है, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 24 घंटे में कितने सेकेंड्स हुए, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन रन करेगा वहाँ पर। तो इन चीज़ों को एवरीडे लाइफ में रिलेट करके देखना बच्चों को मुश्किल लगता है, क्लियर। देन इंटर रिलेशन विद अदर फील्ड्स कह लो या फिर अदर सब्जेक्ट्स। अब देखिए, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये दोनों तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। साइंस में क्या है, आपको केमिकल इक्वेशंस आती हैं, उनको उनकी बैलेंसिंग आती है, क्लियर। तो वो चीज़ें क्या है कि आप मैथमेटिक्स के बिना उनको कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे हम। तो उन चीज़ों को इंटर रिलेट करना दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे फील्ड्स के साथ, वो बच्चों को क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। अब देखिए, इसमें आप और भी चीज़ें, क्या जो चैप्टर्स होते हैं आपके, वो सारे मेंशन कर सकते हैं। जो जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता था, जो कंसेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता था, लाइक द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करनी, 3.14 भी कह सकते हैं इसको हम, 22/7 भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होना। देन बच्चों को एरिया निकालने में प्रॉब्लम होती है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वो हम पे भी कौन सा कंसेप्ट आ गया, पाई का कंसेप्ट आ गया, क्लियर। देन लाइक वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, ठीक है, ये चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉफिट पूछ लिया तो हम निकाल देंगे जी, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया हमें तो आता ही नहीं, कैसे निकालेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इतने फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो बच्चे वहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर। अगर वो रियल लाइफ के साथ रिलेट करके उस चीज़ को देख पाएँ तो वो फॉर्मूला वो खुद से ही बना लेंगे। तो वही चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड होती हैं। देन प्रॉब्लम्स इन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में ये जो हमने बेसिकली अरिथमेटिक में प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी क्लासेस में बच्चों को प्लस माइनस करने में ही दिक्कत आती है, तो अरिथमेटिक में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्लियर। देन ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री में थीटा की वैल्यू इतनी पुट कर दी तो टैन थीटा कितना होगा, ठीक है। उसके बाद है लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके पास चैप्टर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला देखना, वो बच्चों को क्या लगता है, मुश्किल लगता है। ठीक है, वैसे तो देखिए अगर हम बात करें ग्राफ की, ग्राफ होता बहुत इजी है, लेकिन 5 पॉइंट्स को 1 एज्यूम कर लो, 10 पॉइंट्स को 1 एज्यूम कर लो, बच्चों को ग्राफ्स में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम जिस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है ना, जिस कंसेप्ट में भी, आप वो चीज़ हार्ड स्पॉट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ जो मैं आपको बता रही हूँ आप वही लिखेंगे। आपको बेसिक पता लग गया हार्ड स्पॉट का मीनिंग क्या है, कि जिस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आपने यहाँ पर मैंशन करना है। क्लियर? अगर आपको भी अपने टाइम में कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम रही हो तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक परसेंटेज। तो ये तो हो गए हार्ड स्पॉट्स। अब हम देखते हैं रेमेडियल मेजर्स की, क्या मेजर्स टीचर्स अपना सकते हैं ताकि बच्चों की ये जो हार्ड स्पॉट्स हैं इनको दूर किया जा सके, वो कंसेप्ट को, फार्मूलाज को, एग्जाम्पल्स को, ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो नाउ सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेमेडियल मेजर्स इन टीचिंग वो क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, जो भी टॉपिक टीचर क्लास में टीच करने वाले हैं, ठीक है, करने जा रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट पहले बच्चों को बिल्कुल समझा देना। मैं कहती हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उसका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है, ओवरव्यू है, बच्चों को दे दें, तो वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, या तो बच्चे कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं या कंसेप्ट भूल गए हैं तो उनको दोबारा से बता दो। क्लियर? देन इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना। अब एक ही क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, ठीक है, कोई बैक बेंचर्स भी होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो सभी बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीड को, अपने कंसेप्ट को इस तरह से मेंटेन करना कि कोई भी बच्चा उससे सफ़र ना कर पाए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं कुछ जो इंटेलिजेंट होते हैं, बस टीचर्स उन्हीं से क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल सभी को एक समान समझकर सभी को कंसेप्ट क्लियर करवाना, टॉपिक क्लियर करवाना, ये टीचर्स अपना सकते हैं रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझकर चीज़ें बतानी, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू बताना। ठीक है, जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं, वेरियस टीचिंग मेथड्स आर देयर। ठीक है, मॉडल शो कर सकते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशंस, जिस तरह से भी वो बच्चों को पढ़ा सकें वो उनको उस तरह से पढ़ाना चाहिए। देन इज अराउज और इंक्रीज इंटरेस्ट। अब हर बच्चे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्ट जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जिस बच्चे ने ये गेम खेली है मुझे कमेंट करके यस लिख के बताना। सुडोकू, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट गेम है ये। ठीक है, आप फ़ोन पर डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, ये भी क्या है, मैथमेटिक्स की ही एक गेम है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों का क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है मैथमेटिक्स की तरफ। ये बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल ली है, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसके रिलेटेड। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर असिस्टेंस बाय द टीचर्स। बच्चों को बार बार उनको मोटिवेट करना, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड उनको बताना चीज़ों के बारे में, तो वो टीचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक बार टॉपिक करवाया और उसको छोड़ दो, उसको रिलेट करो। जब आप नेक्स्ट टॉपिक करवाते हो तो अपने पिछले टॉपिक को थोड़ा रिलेट करो, ताकि बच्चे पिछले टॉपिक्स भूलें भी ना और उनको याद भी रहे कि हमने वो भी टॉपिक किया था, तो वो हम दोबारा से वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर असिस्टेंस बाय टीचर्स टू द स्टूडेंट्स। देन इज reinforcement and प्रैक्टिस। री करना यानी कि अगर बच्चों को कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो और एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से देनी और अच्छे से कोशिश करनी, दोबारा इन्फोर्स करना,
खुद की ताकत, खुद की जो आपकी नॉलेज है उसको दोबारा लगाना, ताकि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ जाए जो उनको नहीं समझ आ रही। एंड प्रैक्टिस, अगर सिर्फ टीचर्स की एफर्ट्स नहीं होती, बच्चों से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना। आप उनको होमवर्क दे सकते हैं, क्लास में टाइम दे सकते हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस दे दिए बच्चों को, ठीक है, टीम्स डिवाइड कर दी, क्विज कॉन्टेस्ट करवा दो, गेम खिला दो कि कौन सी रो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगी, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इस चीज़ के, री-इन्फोर्समेंट एंड प्रैक्टिस बच्चों से करवानी, ताकि उनको प्रॉब्लम जो भी है वो दूर हो पाए। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। देन इंक्रीज अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब इंक्रीज अटेंशन कैसे होगी? अगर हम अपने बोरिंग तरीके से बाहर निकलेंगे। क्लियर? टीचर्स आजकल के टाइम में तो स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, तो अटेंशन ऑटोमेटिक जनरेट होती है बच्चों की। तो पहले के टाइम में क्या होता था, ब्लैक बोर्ड और चौक टीचिंग होती थी, ठीक है, बस टीचर पढ़ाई जाते थे और बच्चे सुनी जाते थे, एक्टिव नहीं होते थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए क्लास में, पूरा बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है, तो वो क्या सो जाएंगे फिर क्लास में। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी उनका इंटरेस्ट क्या होगा, डेवलप होगा सब्जेक्ट के अंदर। देन यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं आपको कोई 3D शेप दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल कंसेप्ट बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप, तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? या तो आप बोर्ड पर उसकी डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू दिस, ठीक है, ये क्या है, एक इंक का बॉक्स है मेरे पास। ये एक्चुअल में क्या है, क्यूबॉइड की शेप है। क्लियर? आप देख सकते हैं एक क्यूब रेक्टेंगल से हमारे पास क्या बनता है, ये रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल को, ये आप देख सकते हैं इसके साथ में, रेक्टेंगल को मैं 3 डायमेंशनल शेप दे दूं, क्लियर, तो ये क्या बन गया, इस तरह का ये बॉक्स। क्लियर? तो एक तो ये चीज़ समझानी, एक बच्चों को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दिखाकर समझाना, तो वो क्या है, बहुत जो कंसेप्ट है वो अदर लेवल पर चला जाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग एनवायरमेंटल कॉजेस। एनवायरमेंटल कॉजेज़ में क्या कुछ आ जाता है कि बच्चे ने स्कूल चेंज कर लिया, या फिर टीचर हाफ सेशन में चेंज हो गए, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि हमें पहले वाले टीचर से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था और जो न्यू टीचर आए हैं उनसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अगर बच्चे का ही स्कूल चेंज हो गया तो उसको आप थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हैं, उसको थोड़ा पैम्पर कर सकते हैं, ताकि वो स्कूल में भी एडजस्ट हो पाए और कंसेप्ट्स भी वो अच्छे से अपने क्लियर कर पाए न्यू टीचर्स के साथ। क्लियर? तो इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों की भी हेल्प होगी इसके साथ। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर रेमेडियल मेजर्स का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एरर एनालिसिस के बारे में, फिर हमने देखे हैं हार्ड स्पॉट्स, एंड नाउ इज़ द रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, ये हमने देख लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, ठीक है, बीएड मैथमेटिक्स का फोल्डर होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारे टॉपिक्स। अगर इसमें से कोई आपको डाउट हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखिए मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। क्लियर? तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपके एग्जाम से पहले हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर देंगे, आई एम श्योर। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू अपडेट विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।